नमस्कार। गूंगे चैप्टर से ये प्रश्न उत्तर का सेकंड पार्ट है, जिसे आज हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से 15 लास्ट योग्यता विस्तार से। तो फर्स्ट वाला का है, करुणा ने सबको जी जान से लड़ रहा हो, वह लौटकर चूल्हे पर डैश डैश आदमी गुलाम हो जाता है। गा पार्ट है, और फिर कौन डैश जिंदगी बिताए। घा पार्ट है, और ये गूंगे डैश क्योंकि वे असमर्थ हैं। तो इसकी प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं। का पार्ट, प्रस्तुत पंक्तियाँ ये रांगे राघव द्वारा रचित गूंगे से ली गई हैं। और चमेली की गली में एक बालक आ जाता है, वह गूंगा है और वह गली की औरतों को अपनी आप बीती संकेतों के माध्यम से बताता है। तो उसकी जो कोशिश रहती है कि वो लोगों को अच्छी तरह समझा सके, और जब उसकी बातें सभी लोग सुन लेते हैं तो उसके ऊपर उनको दया और करुणा का भाव पैदा हो जाता है। जब वो अपनी आप बीती बताता है कि मेरे पिता की डेथ होने के बाद मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाती है, और मेरे बुआ जी और फूफा जी जो हैं मुझे अपने पास रखते हैं, वो मुझसे बहुत अधिक मेहनत कराते हैं और मुझसे बहुत अधिक मतलब पैसा कमाने की भी उम्मीद रखते हैं। तो इस तरह की है ना, लोगों में उसके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव पैदा हो जाता है। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। वह लोगों को अपने विषय में बताने की मतलब हर प्रयास करता है, उसे देख कर के लोगों को उस पर दया हो जाती है। वह इसके लिए बोलने का प्रयास भी करता है, लेकिन होता क्या है कि वो इस प्रयास में कामयाब नहीं हो पाता और अपने मन के भावों और विचारों को वो दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाता। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। यह आवाज़ कोए के स्वर जैसी कर्कश और काय काय के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। लेखक उसके बोलने के प्रयास में मुख से निकलने वाली आवाज़ को और भी स्पष्ट तरीके से बताता है। वह कहता है कि उसके मुख से अस्पष्ट ध्वनियाँ निकल रही हैं, जो कि स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। ये ध्वनियाँ किसी को समझ नहीं आती। ऐसा लगता है कि आदिम मानव बोलने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन लेखक कहता है कि मानो वह आदिम मानव अपने में उठने वाले विचारों को बताने के लिए भाषा का निर्माण करने के आरंभिक चरण में हो, ऐसा लेखक को आभास होता है। सेकंड खा वाला है। तो प्रसंग तो आपको पता ही है कि उसमें राइटर नेम, चैप्टर नेम ये देना होता है, और इन पंक्तियों में क्या कहा गया है तो संदर्भ की एक लाइन भी आप उसमें लिख सकते हो। तो इसकी जो व्याख्या है सेकंड वाले खा की, चमेली खाना बनाने के लिए लौट आती है और वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वह सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जाता है, और इसी आग से पेट की भूख शांत की जाती है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान रहती है। जब भूख लगती है तो इसी आग के द्वारा इस पेट की भूख को समाप्त किया जाता है। तो इसी भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है। मतलब वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है जब उसको भूख लगी हो और उसे खाना खाना हो। तो यही स्थिति उस गूंगे की है। यदि यह आग न हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार न करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बन उसे झुका देती है दूसरे आदमी के सामने। गा पार्ट है। प्रस्तुत पंक्तियाँ ये राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई हैं। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। बसंता ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया है, और चमेली जब पूछती है तो वह कुछ नहीं कह पाता। चमेली ऐसे ही चली जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। जब गूंगा उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाता तो वह सोचती है कि यह मेरा अपना नहीं है। मतलब वो कहती है ये मेरा बेटा तो नहीं है, अतः मुझे इसके बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे हमारे साथ रहना है तो उसे हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। इस तरह सोचकर चमेली सोचती है कि नहीं तो उसके कुत्तों के समान दूसरा का झूठा खाकर ही वो जीवन यापन करना पड़ेगा उसे। घा पार्ट है।
घा पाठ की व्याख्या। चमेली गूंगे के बारे में सोचती है कि इस प्रकार के गूंगे पूरे संसार में विद्यमान है। मतलब उसके मन में फिर एक बात आती है कि इस तरह के गूंगे और भी हैं इस संसार में। ये अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु अपनी लाचारी के कारण कह नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते। इनके पास बोलने की शक्ति ही नहीं है। ये न्याय तथा अन्याय के मध्य भेद सरलता से कर सकते हैं, समझ तो सकते हैं, लेकिन अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो हृदय है इस विषय में सोचने समझने में सक्षम है। ये भी अपने साथ हिंसा करने वाले को जवाब देने की इच्छा और क्षमता रखते हैं। वो भी मतलब जो भी उनके साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो उनको वो जवाब दे सकते हैं, यह उनके अंदर एक क्षमता है, परंतु उस हिंसा का विरोध नहीं कर सकते। कारण इनके पास आवाज़ नहीं है, वो अपनी आवाज़ के द्वारा उन अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, बात समझ में नहीं आती है। आज यदि देखा जाए तो समाज में इनके अतिरिक्त और भी गूंगे हैं। उसके मन में आता है कि इनके अलावा और भी गूंगे हैं संसार में। वे जीवन भर शोषण गूंगों के समान झेलते रहते हैं, उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि वो उसको व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं सकता, जो कि एक गूंगे बालक के लिए कहा गया है। खा पाठ है, खा में है, जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, जब चमेली है उसे डांटती है, उसकी पिटाई करती है, उसमें चपेट लगा देती है, लेकिन वह मूर्ति की तरह बना हुआ रहता है, लेकिन कुछ भी उसके प्रत्युत्तर में नहीं कहता। तो का वाला आंसर है इसका। चमेली सोचती है कि गूंगे के लिए यह कितना कष्ट से भरा है, ऐसी स्थिति उसके लिए यातना के समान है। वह अपने हृदय में विद्यमान हर बात को बता देना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता, उसके पास आवाज़ नहीं है, अतः बात उसके हृदय में अंदर ही दब करके रह जाती है। खा पाठ का आशय, चमेली गूंगे से प्रश्न का उत्तर मांगती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। चमेली उसकी स्थिति मंदिर में एक रखे देवता की मूर्ति के समान मानती है कि उस मूर्ति के आगे मनुष्य अपने सुख दुख सब कहता है, उससे दुआएं मांगता है, कुछ वरदान मांगता है, लेकिन वो मूर्ति तो कुछ नहीं बोलती। लेकिन उसकी एक जो आस्तिक है, जो एक पॉजिटिविटी है, सकारात्मक सोच है, तो उसके हिसाब से उसके साथ अच्छा हो जाता है। ये हमारी सोच के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन उसे वहाँ से कभी कोई उत्तर तो नहीं मिलता, लेकिन उसके मन की जो आस्था है उससे उसके काम पूरे हो जाते हैं। बस यही स्थिति उसके साथ भी है कि गूंगे को कुछ भी कहो वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित पंक्तियों को अपने शब्दों में समझाइए। कुछ पंक्तियां हैं। का पाठ में इशारे गजब के करता है। जब सुशीला कहती है उससे, जब वो इशारों के माध्यम से आप बीती बताता है, तो सुशीला का कहना है कि भाई इशारे तो गजब के करता है। और खा है, सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया। गा है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। तो इसका आंसर देख लेते हैं का पाठ का। इस पंक्ति में जो सुशीला है वो कहती है कि गूंगा संकेतों से अपनी बात कहने में कुशल है और वह सब कुछ आसानी से समझा देता है। खा का आंसर है, यहाँ चमेली ने मतलब गूंगे को घर से भागने की सज़ा दी थी कि जो वो बिना पूछे घर से चला जाता है तो वो उसे सज़ा देती है, तो उसकी पीठ पर वो अचानक चिमटे का वार करती है और उसे चिमटा जड़ देती है। गा पाठ है, चमेली गूंगे पर आरोप लगाती है कि उसे झूठा खाने की आदत पड़ गई है। योग्यता विस्तार से जो हमारा प्रश्न है, फर्स्ट कि समाज में विकलांगों के लिए होने वाले प्रयासों में आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। अगर समाज में आपको कहीं भी कोई विकलांग जो दिव्यांग दिखाई देते हैं तो आप उनकी किस तरह सहायता कर सकते हो। विकलांगों के साथ आप समानता का व्यवहार आप कर सकते हो। उनके उत्थान के लिए जो जैसे कि नौकरी में आरक्षण है, विद्यालय कॉलेजों तथा बसों में भी आरक्षण की जो उनके लिए व्यवस्था होती है,
तो हम सबको यही चाहिए कि जब भी है ना वो अपनी सीट को मांगते हैं तो तुरंत उनकी सीट से उठ जाना चाहिए, और अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार करता है या कोई उनकी मजाक बनाता है तो हमें आगे आकर उनको न्याय दिलाना चाहिए और ऐसे लोगों को मतलब मना करना चाहिए, उनके जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए उनके लिए, हमें विषम परिस्थितियों में उनकी सहायता करनी चाहिए। और क्योंकि सहायता जब आप करोगे तो उनके प्रति दया नहीं, प्रेम व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए उनके प्रति, और उनके सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। तो हम उनके लिए ये मदद कर सकते हैं जितना भी है। तो इसका आंसर ये हुआ। आगे हम इसका जीवन परिचय भी ले लेते हैं। रांगी राघव का जन्म आगरा में हुआ था। उनका मूल नाम तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु उन्होंने रांगी राघव नाम से साहित्य रचना की और उनके पूर्वज दक्षिण आर्काट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 39 वर्ष की आयु अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो मतलब इनकी जो मृत्यु थी काफ़ी पहले हो गई थी। रांगी राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की, और जिनमें कहानी है, उपन्यास, कविता और आलोचना मुख्य हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं रामराज का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे, न बुझे, अय्यास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं घरौंदा, विषाद, मठ, मुर्दों का टीला, सीधा सादा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर तथा कब तक पुकारूं। सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने इनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगी राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। रांगी राघव ने 1936 से ही कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी और उन्होंने 80 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है। उनकी कहानियों में समाज के शोषित, पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियाँ शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। जो भी शोषित वर्ग है उनका एक मुक्ति का उपाय भी बताती है कि उन्हें शोषित ना किया जाए। सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी गूंगे में एक जो गूंगा बालक है उसके विषय में बताया गया है कि वो उसी के माध्यम से शोषित मानव की जो असहायता का जो चित्रण किया गया है यहाँ पर। कभी तो वो मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी उसका विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। तो लेखक ने आज दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता, जो लोगों की उनके प्रति संवेदनहीनता है, उसको यहाँ पर रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की भी कोशिश की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। दया नहीं, वो अधिकार के योग्य हैं और ऐसा ना करें कि कहीं वो अलग ना पड़ जाएं। तो कहानी के माध्यम से लेखक ने ये कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं, संवेदनहीनता दिखाते हैं, वे भी गूंगे और बहरे के समान हैं, क्योंकि वो न्याय के प्रति आवाज़ नहीं उठाते। अन्याय हो रहा है तो वहाँ न्याय के प्रति बोलते नहीं हैं, क्योंकि वे अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं हैं। तो उन्हें सचेत होने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों के प्रति आवाज़ उठाने की भी आवश्यकता है। तो आपने यहाँ सेकंड पार्ट जो प्रश्नोत्तर का वो भी समझा, और जो कवि जो लेखक हैं
रांगे राघव उनके जीवनी को भी समझा, जीवन परिचय को, तो आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।